जैन साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज, जिसमें लोग अर्धवार्षिक 2023 कर रहे हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चर देखें। अगर आप लोग नहीं देखें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। और आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर हम लोगों ने 7 चैप्टर तक कर दिया था। आज यहाँ से 8वां चैप्टर शुरू होगा, भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाली G20 बैठक। आज यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और इसी के साथ ये कंटिन्यू बना रहेगा। और हम लोग ये पूरी की पूरी सीरीज़ बुक करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स चैप्टर होंगे। और फिर साथ ही हम लोग लास्ट में जो क्वेश्चन से दिया हुआ है 12 प्रैक्टिस सेट, उसे भी करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों तक जो इस बार BPSC या JSSC या बिहार दरोगा या बिहार टीचर या बिहार कांस्टेबल या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनमें करंट अफेयर की अहम भूमिका होने वाली है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। और थोड़ा सा आप लोग को नॉइज़ होगा, बाहर का हॉर्न वगैरह है, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही है। तो आप लोग थोड़ा सा नॉइज़ से डिस्टर्ब हो सकते हैं, मगर उस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि यहाँ से भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाले G20 बैठक। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मैं शुरू करने से पहले फिर से आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। 18 चैप्टर, भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाली G20 बैठक। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक जून 2023 में होने वाला हो गया, पुणे महाराष्ट्र। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक जून 2023 पुणे महाराष्ट्र। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जून 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जून 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक मई 2023 श्रीनगर जम्मू कश्मीर। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक मई 2023 श्रीनगर जम्मू कश्मीर। G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक अप्रैल 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश। G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक अप्रैल 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक अप्रैल 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक अप्रैल 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश। G20 शेरपा की दूसरी बैठक अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 केरल। G20 शेरपा की दूसरी बैठक अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 उत्तर केरल। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 नई दिल्ली। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 नई दिल्ली। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक मार्च 2023 गुरुग्राम हरियाणा। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक मार्च 2023 गुरुग्राम हरियाणा। मॉडल G20 बैठक फरवरी 2023 नई दिल्ली। मॉडल G20 बैठक फरवरी 2023 नई दिल्ली। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु कर्नाटक। G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु कर्नाटक। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु कर्नाटक। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु कर्नाटक। G20 की शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 उदयपुर राजस्थान। G20 की शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 उदयपुर राजस्थान। अगला है पिछले 9वां चैप्टर, पिछले 6 माह में प्रमुख स्थानों में के परिवर्तित नाम। तो कौन कौन से स्थान के नाम परिवर्तित हुए इसे देख लेते हैं। अहमदनगर जिला, इसका हो गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। अहमदनगर जिला, इसका हो गया अहिल्याबाई होलकर नगर। अगला है शिवमोगा हवाई अड्डे, केवुम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित। शिवमोगा हवाई अड्डे को केवुम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। औरंगाबाद शहर, इसका हो गया छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद शहर का हो गया छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद शहर, इसका हो गया धाराशिवा। उस्मानाबाद शहर, इसका हो गया धाराशिव। चर्चगेट रेलवे स्टेशन, इसका हो गया श्री देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित। चर्चगेट रेलवे स्टेशन, इसका हो गया श्री देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित। राउरकेला हॉकी स्टेडियम, इसका हो गया बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल गया बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। मुगल गार्डन, इसका हो गया अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम हो गया अमृत उद्यान। हैरिक पार्क, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इसका हो गया लिटिल इंडिया। हैरिक पार्क, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम हो गया लिटिल इंडिया। अगला चैप्टर 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न। तो विभिन्न परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए आइए देख लेते हैं। तो यूपी PCS प्रीलिम्स यह हुआ था 1/5/2023 को, इसमें देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो यह है 30। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 30। स्पेयर
पुस्तक किसने लिखी? तो यह है प्रिंस हैरी। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंस हैरी ने। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो यह ताइवान। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है? तो यह ताइवान। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिसका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे, यह बिल्कुल सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, यह भी बिल्कुल सही है। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिसका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे, यह बिल्कुल सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, यह भी बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यह है येती एयरलाइंस। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यह है येती एयरलाइंस। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो यह राजस्थान में किया गया था। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है किसको? 2 फरवरी को। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो यह 2021। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो 2021 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। संख्या बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये देखना है। तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई थी, यह बिल्कुल गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, यह बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, यह बिल्कुल गलत है। और पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, यह बिल्कुल सही है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य खाली स्थान तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो यह 2025 तक। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बिमल जलान। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य नहीं है जिससे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो लैंगिक समानता है, शून्य भूखे है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है और अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई है। तो बी ऑप्शन इसमें नहीं हो जाएगा। फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसने 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो लैंगिक समानता है, शून्य भूखे है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है और स्वच्छ और अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई है। अगला है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी ने 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जहाज संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संदर्भ में परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, यह बिल्कुल सही है। फिर से देखते हैं पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 2022 में किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जहाज, जल संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे से जोड़ा जाएगा, यह बिल्कुल सही है। पहला 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो यह 10वें स्थान पर था। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 10वें स्थान पर था। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015, यह बिल्कुल गलत है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, यह बिल्कुल सही है। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, यह बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा? तो यह है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो यह है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा।
भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह है हरियाणा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो यह है इसरो और नासा। निसार उपग्रह किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, यह बिल्कुल गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, यह बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। फिर से देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, यह बिल्कुल गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटा को राज्यों को अनुमति है, यह बिल्कुल सही है। 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है, यह बिल्कुल गलत है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा को 5.5% के नीचे रखने का लक्ष्य है, यह बिल्कुल गलत है। राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटा की राज्यों की अनुमति है। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जवाही को हटा दिया था? तो यह है टैक्सेस स्कैंडल। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? तो यह है टैक्सेस स्कैंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़, यह बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, यह भी बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, यह बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपये। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो यह है तुमकुर, कर्नाटक। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो यह तुमकुर, कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सब्सिडी 9%, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ब्याज भुगतान 20%, यह बिल्कुल सही है। करों और शुल्कों में राज्यों की भागीदारी 18%, यह बिल्कुल सही है। और रक्षा व्यय 8%, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, सब्सिडी 9%। अगला है, भारत के G20 प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो एक हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल, यह बिल्कुल सही है। प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, यह बिल्कुल सही है। भारत के G20 प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, यह बिल्कुल सही है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती है, यह बिल्कुल सही है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो INS वागीर। किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो INS वागीर। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक को अपने करेंट नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो यह ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रतीक सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो यह है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो यह पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो यह अनुराधा रॉय। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के प्रत्येक प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो यह अनुराधा रॉय। इस CO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, यह बिल्कुल सही है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देश की फिल्में दिखाई जाएगी, यह भी बिल्कुल सही है।
एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, यह बिल्कुल सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों के फिल्मों को दिखाई जाएगी, यह बिल्कुल सही है। किसे जनवरी 2023 के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो यह है किन्स हॉपकिंस। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो यह है किन्स हॉपकिंस। भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थिर है कहाँ? तो जामनगर में। भारत की प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NSMB स्थिर है कहाँ? तो जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो यह है MM कीरावानी। अगला UPI SSC 1 दरोगा, यह 3/4/2023 को हुआ था, इसमें देख लेते हैं। 2027 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? तो यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, यह बिल्कुल सही है। NWAP के 10 घटक हैं, यह बिल्कुल गलत है। 2027 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, यह बिल्कुल सही है। NWAP के 10 घटक है, यह बिल्कुल गलत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? तो यह है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? तो यह है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में पेरियार केरल में मनाया गया था। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में पेरियार केरल में मनाया गया था। किस देश ने COP 27 सम्मेलन में आयोजन किया? तो यह है मिस्र। किस देश ने COP 27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह है मिस्र। 2023 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो यह है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो यह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। COP 27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? तो यह है स्पेन। COP 27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? तो यह है स्पेन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो COP 27 में भारत ने कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, यह बिल्कुल सही है। COP 26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट जैव गैस जीवाश्म क्षमता लक्ष्य घोषणा की, यह बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। COP 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 गीगावाट गैस जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की। आगे देखते हैं। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया? तो यह है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किन अधिनियम में पेश किया गया? तो यह था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो यह है CRI। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो CRI। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो यह रामदेव मिश्रा। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। अब BPSC 68वां PT में परीक्षा में क्या क्या पूछा गया था, जो कि 12 फरवरी 2023 को हुआ था, तो आइए देख लेते हैं। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो यह है ट्रैक साइकिलिंग। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह बोधगया। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बोधगया पे। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुषों और महिलाओं खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना की शुरुआत किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना की शुरुआत की? तो शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो यह 576।
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो यह 576। किस समिति ने 1 फरवरी 2022 से पूर्व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यह किरीट पारीख समिति। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैर मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यह है किरीट पारीख समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? तो नई मुंबई को किया गया, सूरत को किया गया, भोपाल को किया गया। तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर से सम्मानित नहीं किया गया? तो नई मुंबई को किया गया, सूरत को किया गया, भोपाल को भी किया गया। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नई मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शामिल किया गया। इसे देख लेते हैं। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नई मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो यह ईटानगर। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो यह है हिमालयी याक। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो यह है हिमालयी याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह श्रीनगर। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो यह गुवाहाटी। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो यह गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर की हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? गया सुखना झील, चंडीगढ़। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर की हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? तो यह सितंबर। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? तो यह सितंबर। चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो यह है मेंगटियान। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो यह है मेंगटियान। आगे देखते हैं। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो यह है मौना लुआ। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो यह है मौना लुआ। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो यह है शेहान कुरान तिलक। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो यह शेहान करुणा तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो यह है अंतरिक्ष और निरंतरता। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो है अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो यह लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 के लिए एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो यह लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो यह परमा क्राइसिस। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो यह परमा क्राइसिस। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो यह स्पेन। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन की शुरुआत की? तो यह स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास में निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया गया? तो यह जापान। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास में निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया गया? तो यह है जापान। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलेस अंतरिक्ष यान को अगले
आगे बढ़ाने के लिए भाप की सफलतापूर्वक उपयोग किया। तो यह जाक्सा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने एक्विलियोस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो यह जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो यह ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट्स का नाम क्या है? ऑप्टिमस। अगला छत्तीसगढ़ PCS जो कि 12/2/2023 को हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर, यह बिल्कुल सही है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 200 गीगावाट है, यह बिल्कुल गलत है। और भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है, तो यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। भारत में कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, यह बिल्कुल गलत है। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? उसमें देखना क्या सही है। तो क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई, यह बिल्कुल गलत है। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित की गई, यह बिल्कुल गलत है। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता RPMDA पहल की घोषणा हुई, यह बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संदर्भ में क्या सही है? तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, यह बिल्कुल सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, यह बिल्कुल सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, यह बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संदर्भ में क्या सही है? तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, यह बिल्कुल सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, यह बिल्कुल सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, यह बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो जाएगा। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया किसके बीच? तो डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम नई मुंबई में फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया DY पाटिल स्टेडियम नई मुंबई में। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संदर्भ में क्या सही है? तो कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, यह बिल्कुल सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। प्रभा आत्रेय को भी यह पुरस्कार दिया गया, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार के संदर्भ में क्या सही है? तो कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, यह बिल्कुल सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। और प्रभा आत्रेय को भी यह पुरस्कार दिया गया, यह बिल्कुल सही है। तो वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया किसे? तो मोहसेन शाहिदी को। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरुष मेडल पुरस्कार दिया गया किसे? तो मोहसेन शाहिदी को। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C-54। इसरो द्वारा भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C-54। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है 18वां। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो 18वां शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया किसे? तो गीतांजलि श्री को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया किसे? गीतांजलि श्री को। अगला है स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? तो वे 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, यह बिल्कुल गलत है। वे 1961 में भारत गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आई में रही, यह बिल्कुल सही है। वे भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, वह 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, यह बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से गलत मिलान को चुनें। इसमें गलत कौन सा है? तो पहला हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये बिल्कुल सही है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना बिल्कुल सही है। सेहत सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इसमें होगा और फिर से कोई नहीं, मतलब तीनों के तीनों इसमें सही है। फिर से देखते हैं हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये बिल्कुल सही है। फिर सेहत सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, यह बिल्कुल सही है। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा और फिर में से कोई नहीं है।
अगला G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो G20 समूह यूरोपीय यूनियन और अन्य 19 देशों की औपचारिक समूह है, यह बिल्कुल गलत है। G20 का सचिवालय लंदन में है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, तो यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, 3 इसमें सही है। अगला UPPCS जे 2023 जो कि 12/2/2023 को ही हुआ था, इसमें देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह किरिल गोबोर्गियन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह किरिल गोबोर्गियन। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों पर दीर्घकालिक पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया 15%। 1 अप्रैल 2022 से प्राप्त प्रत्येक की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ पर अधिभार आरोपित किया गया कितना? तो 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग। टॉम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो है गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह है गीतांजलि श्री। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह है जामनगर। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर में। जियोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह इसरो द्वारा। जियोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की काल के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की काल के लिए है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो यह है बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो यह बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 से मिलान सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो स्माइल यह हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण। स्माइल हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण। सेहत के लिए हो जाएगा रक्षा। सेहत के लिए हो जाएगा रक्षा। अगला है स्वनिधि, यह हो जाएगा आवास एवं नगरीय मामले। स्वनिधि हो जाएगा आवास एवं नगरीय मामले। इसी तरह से अगला हो जाएगा सार्थक। सार्थक के लिए हो जाएगा शिक्षा। सार्थक के लिए हो जाएगा शिक्षा। आगे चलते कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट की संस्था ने जारी की? तो यह है यूनिसेफ। फिर से देखते हैं। कोविड-19 महामारी के समय सर्फिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट की संस्था ने जारी की थी? तो यह है यूनिसेफ। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है किससे? तो 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन से। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उपग्रह प्रणाली है, यह संबंधित है किससे? तो 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया? तो यह यूनिसेफ। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया? तो यह है यूनिसेफ। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो यह है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो यह है ब्लू ओरिजिन। आगे देखते हैं 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? तो विकास एवं सर्व समावेशी कल्याण पर जोर, यह बिल्कुल सही है। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो विकास एवं सर्व समावेशी कल्याण पर जोर, यह बिल्कुल सही है। प्रौद्योगिक सक्षम विकास को बढ़ावा देना, यह बिल्कुल सही है। अगला US डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो है भारतीय रुपया। US डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो यह भारतीय रुपया। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है किसी? तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है किससे? तो क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? यह है जापान। किस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने यह आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? तो यह है जापान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 को प्राप्त होता है? आशा कर्मी। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त होता है? आशा कर्मी। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ योजना और वर्ष है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान यह हुआ था नवंबर 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान नवंबर 2020 में। PM वाणी हुआ था दिसंबर 2020 में। PM वाणी दिसंबर 2020 में। PM कुसुम हुआ था 2019 में। PM कुसुम हुआ था 2019 में। आयुष्मान भारत हुआ था 2018 में। आयुष्मान भारत हुआ था 2018 में। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो यह है रामपुर, उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो यह है रामपुर, उत्तर प्रदेश। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो यह IISc बेंगलुरु। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो यह IISc बेंगलुरु। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो यह 39.45 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो यह 39.45 लाख करोड़ रुपए। अगला राजस्थान CET जो कि 4/2/2022 को हुआ था, शिफ्ट 1 और 2 में। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल दह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो यह था मच्छू नदी पर। अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल दह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो यह था मच्छू नदी पर। द एडप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। द एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 के प्रकाशनकर्ता कौन है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहाँ वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है कौन? हरियाणा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहाँ वन क्षेत्र का प्रतिशत मान्य न्यूनतम है वह है हरियाणा। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है भारतीय शास्त्रीय संगीत। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है भारतीय शास्त्रीय संगीत। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार है श्रीमती रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार तो श्रीमती रेखा शर्मा। किस दिन को भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 31 अक्टूबर को। किस दिन को भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति हैं कहाँ के? यूक्रेन के। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति? तो यूक्रेन के। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो यह पूनम गुप्ता। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन है? तो यह है पूनम गुप्ता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यह 8वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यह 8वां। अगला अहमदाबाद में खाली स्थान राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था 36वां। अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। 30 दिसंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आशा पारेख को। 30 दिसंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आशा पारेख को। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री हैं। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री है। चर्चा में रहा गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। चर्चा में रहा गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत के मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह पद्म विभूषण से। भारत के किस राज्य में 68वें नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित किया गया? तो यह केरल में। भारत के किस शहर में किस राज्य में 68वें नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित किया गया? तो यह है केरल में। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह है पेरिस, फ्रांस।
2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह है पेरिस, फ्रांस। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रन अप रही? तो यह रूबल शेखावत। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रन अप रही? तो यह रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो यह चिरंजीवी। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो यह चिरंजीवी को। अगला परीक्षा तिथि 5/2/2023 को हुआ था। पहला और दूसरा शिफ्ट में देख लेते कौन कौन सा है। तो चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग का परिणाम है। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग का परिणाम है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 28 दिसंबर 2022 के अनुसार तो यह राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 28 दिसंबर 2022 के अनुसार तो राजीव कुमार। लक्ष्य सेन एवं कदामी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन। लक्ष्य सेन एवं कदामी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सैल्यू 1 है एक अंतरिक्ष स्टेशन। सैल्यू 1 है एक अंतरिक्ष स्टेशन। DRDO के अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार तो समीर वी कामत। DRDO के अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार तो समीर वी कामत। किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व शिखर खिताब जीता? तो यह पंकज अडवाणी। किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो यह पंकज अडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो यह HDFC। किस बैंक द्वारा भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो यह HDFC। एलेस बलियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे किस देश के हैं? तो यह बेलारूस। एलेक्स बलियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे किस देश से हैं? तो यह बेलारूस। शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश में की गई? तो यह उज्बेकिस्तान। एलेक्स बलियात्स्की की नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस देश के हैं? तो यह है बेलारूस। शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 दिसंबर 2022 को किस देश में की गई? तो उज्बेकिस्तान में। कौन स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाले एवं 1977 में काजीरंगा कंचनजंगा को फतह करने वाले प्रथम भारतीय थे जिसका हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हुआ? है कर्नल प्रेमचंद। कौन स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाले एवं 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाले प्रथम भारतीय थे जिसका हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हुई? तो यह है कर्नल प्रेमचंद। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो यह गुलाम अब्बास मुंटेसिर। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो यह गुलाम अब्बास मुंटेसिर। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। आर प्रज्ञानंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यह है शतरंज। आर प्रज्ञानंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यह है शतरंज के। आगे देखते हैं 1 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो यह स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। 1 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो यह स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिसका 2 नवंबर 2022 को निधन हुआ वह सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती है। SEWA सेवा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया उन्हें सेवा की स्थापना के लिए जाना जाता है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो यह 2047 तक। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो यह 2047 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया नासा द्वारा। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया नासा द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह है मध्य प्रदेश में। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? तो यह है फिलीपींस के। बाकी यूक्रेन, रूस और बेलारूस के देश को मिला। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? तो फिलीपींस के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। बाकी यूक्रेन, रूस और बेलारूस के कार्यकर्ताओं को दिया गया।
बकिंघम राष्ट्रीय खेलों 2022 में भारत ने 61 पदक जीते। बकिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों 2022 में भारत ने 61 पदक जीते। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? वह है क्रेच ब्रिज। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो यह है क्रेच ब्रिज। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है किसे? तो जॉन मकार्थी को। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है किसे? तो जॉन मकार्थी को। अगला परीक्षा शिफ्ट 11/2/2023 1 और 2 दोनों शिफ्ट में। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो यह मनिका बत्रा। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो वह है मनिका बत्रा। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो यह 8 साल। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो 8 साल। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो यह हैदराबाद। किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो यह हैदराबाद। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया कहाँ? तो नागालैंड में। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया कहाँ? नागालैंड में। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो यह साबरमती पुल नदी पर। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो यह साबरमती नदी। माउंट एवरेस्ट और माउंट मकाऊ पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया कौन थी? तो यह है सविता कंसवाल। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकाऊ पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिसका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया कौन थी? तो यह है सविता कंसवाल। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? तो यह है नटराजन चंद्रशेखर। बाकी वरिष्ठ त्रिपाठी प्रतिभा रे और स्वामी सच्चिदानंद पुरस्कृत हुए। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? तो यह नटराजन चंद्रशेखरन। बाकी वशिष्ठ त्रिपाठी हुए, प्रतिभा रे भी हुए और स्वामी सच्चिदानंद भी हुए। सुधा सिंह ओलंपिक्स खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह एथलेटिक्स। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह है एथलेटिक्स। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया? तो यह हेलीकॉप्टर। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया? तो यह है हेलीकॉप्टर। अरिपट्टी तथा मनिच्छापुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल तमिलनाडु में है। अरित्तापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर तमिलनाडु में है। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक के उपनयन तथा विकास करना है? तो यह है स्कूल। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उपनयन तथा विकास करना है? तो यह है स्कूल। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? तो यह है स्वातो पावो। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? तो यह है स्वांते पावो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63वें में से 8वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63 में से 8वें स्थान पर है। निसार नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारा रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। निसार नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारा रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। तो इसके साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगला चैप्टर है वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग। तो आइए इसे भी देख लेते हैं एक नज़र में हम लोग। तो पहला है उत्तर प्रदेश राज्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य को कई सारे GI टैग मिले हैं। तो पहला है बनारसी पान, फिर दूसरा है रामनगर भंटा या बैगन, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस हिंग, बांदा शहज पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा ब्रासवेयर और नगीना लकड़ी शिल्प। यह सभी अप्रैल 2023 में मिला था। फिर से देखते हैं उत्तर प्रदेश को GI टैग कौन कौन सा मिला। यह सभी अप्रैल 2023 में मिला। तो बनारसी पान, रामनगर भंटा या बैगन, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस हिंग, बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला,
प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा, ब्रासवेयर और नगीनी लकड़ी शिल्प। अगला है तमिलनाडु को, इसे भी कई सारे जीआई टैग मिले अप्रैल 2023 में। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो मनप्राई मुरुक्कू, कम्बन पनीर, फ्रेंचिया अंगूर, मार्तडम शहद, ऊँटी वर्किंग कुरकुरा नाश्ता, मनमदुरई मिट्टी के बर्तन, सलेम साबूदाना, थुथुकुड़ी वित्रिलाई, नेगानम सूत्री साड़ी, मरडाई पत्थर की नक्काशी, मयिलादुथुराई के थिक्कल रत्नशिल्प और शिलाबेंदन वित्रिलाई। फिर से देख लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से मिला अप्रैल 2023 में। तो मनप्राई मुरुक्कू, कम्बम पनीर, त्राचाई अंगूर, मार्तडम शहद, ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता, मनमदुराई मिट्टी के बर्तन, सलेम साबूदाना, थुथुकुड़ी वित्रिलाई, नेगाम सूत्री साड़ी, मालाड़ी पत्थर के नक्काशी, मयिलादुथुराई के थिक्कन रत्न शिल्प। और अगला है शिलाबंदम वित्रिलाई। इसी तरह लद्दाख को मिला लकड़ी की नक्काशी अप्रैल 2023 में। लद्दाख को मिला लकड़ी की नक्काशी अप्रैल 2023 में। बिहार को मिला मरचा चावल पश्चिम चंपारण अप्रैल 2023। बिहार मरचा चावल पश्चिम चंपारण अप्रैल 2023। छत्तीसगढ़ नारी दुबराज चावल अप्रैल 2023। छत्तीसगढ़ नागरी दुबराज चावल अप्रैल 2023। मध्य प्रदेश रीवा सुंदराजा आम, शरबती गेहूँ, मोरेना गजक, गोंड पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्तनिर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट हैंडलूम साड़ी और डिंडोरी का लौह शिल्प। यह सभी मिला अप्रैल 2023 में। फिर से देखते हैं कौन कौन सा मिला मध्य प्रदेश को अप्रैल 2023 में। तो रीवा सुंदराज आम, शरबती गेहूँ, मोरेना गजक, गोंड पेंटिंग, उज्जैन का वाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्तनिर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट हैंडलूम साड़ी और हिंडोरी का लौह शिल्प। अगला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को मिला बसोहली पेंटिंग अप्रैल 2023 में। जम्मू कश्मीर का बसोहली पेंटिंग अप्रैल 2023 में। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश कांडला चाय यूरोपीय संघ स्तर से अप्रैल 2023। कांडला चाय हिमाचल प्रदेश का यूरोपीय संघ स्तर से अप्रैल 2023 में। अगला चैप्टर है हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। तो नए दिवस यहाँ पे हैं। इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है और जो करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।